डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओस्मोसिस। और इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और ये बायोलॉजी में तो आता ही ये टॉपिक, कई जगह केमिस्ट्री में भी आता है। और इससे रिलेटेड जितने भी हम टर्म्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाए आपका आज। तो ओस्मोसिस जो क्रम है इसको समझने से पहले पहले हमको डिफ्यूजन को पता लगाना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। और डिफ्यूजन आप बिल्कुल लोअर क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हो। डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो पार्टिकल्स मूव करते हैं कहाँ से कहाँ, एक हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। उसमें उसको हम सिंपली डिफ्यूजन बोलते हैं। और ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, जिसके अंदर ऑस्मोसिस में हम केवल जो डिफ्यूजन पढ़ते हैं वो किसका आता है? डिफ्यूजन ऑफ ओनली लिक्विड या फिर सोलवेंट। सोलवेंट का ही जो डिफ्यूजन है वो पढ़ा जाता है। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के जरिए थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो सेमी मतलब कुछ आधे सब्सटेंस को ही परमिशन देती है जो अपने अंदर से पास हो सके। जब हम सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो कुछ ही मटेरियल्स को अपने अंदर से पास होने का मौका देती है। कुछ नॉर्मल जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने देगी, बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो पास करने नहीं देती है, इसलिए उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ओस्मोसिस को जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। और जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है जहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस हो, अमाउंट डिफरेंस अलोंग ए डिस्टेंस के लिए हम एक ग्रेडियंट वर्ड का यूज करते हैं। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशंस को समझने के लिए जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास दो बीकर हैं और दोनों के अंदर हमने वाटर डाला हुआ है। ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। और इनके अंदर यदि बात करें हम, हमारे पास जो सोल्यूट है, यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम है और यहाँ पे जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या है इसके बारे में यदि आपने पहले ही पढ़ा हो, सोल्यूट एंड सोलवेंट ये सॉल्यूशन के ही कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों से मिलके सॉल्यूशन बनता है। और सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लो इन अमाउंट। और ये है शुगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। इसमें मान लो एक गिलास पानी है हमारे पास, वाटर है, और उसके अंदर एक चम्मच हमारे पास शुगर है। तो शुगर की अमाउंट कम है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये सोल्यूट है। और जो ये रेड कलर है ये क्या है? इसमें वाटर है। तो सोल्यूट की अमाउंट पे ही हमारी जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम है तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो बोलेंगे कंसंट्रेटेड
और वाटर की अमाउंट या फिर वाटर की जो परसेंटेज है सोल्यूट के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है यहाँ पे लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो हम बोल सकते हैं जो वाटर कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे रहेगी हाई। वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई। और यहाँ पे जो वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन वो है लो। और यदि ये दोनों सॉल्यूशन एक मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग किए हुए हैं, जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस, इसमें हम जो सोलवेंट है उसी की मूवमेंट को पढ़ते हैं, वो कहाँ से कहाँ होती है। और कई पब्लिकेशन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सोलवेंट की मूवमेंट है वो हाई टू लो होती है या फिर लो टू हाई है। अलग अलग पब्लिकेशन में दोनों स्टेटमेंट ही हैं, लो टू हाई भी है और हाई टू लो है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर की कंसंट्रेशन बी साइड में क्या है, वो कम है। और ओवरऑल यदि हम सॉल्यूशन को बोल रहे हैं तो वो क्या है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और यहाँ पे लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है लेकिन वाटरी कंसंट्रेशन है वो हाई है। और यहाँ पे यदि हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट में शो होगी वो वाटर की हाई कंसंट्रेशन से, ना कि सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन से, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। ओस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो यही है, द मूवमेंट ऑफ, बात कर भी लेते हैं ओस्मोसिस की। यहाँ पे यदि हम बात करें लगभग 3 डेफिनेशन बनती हैं। वो क्या, हर डेफिनेशन में शुरुआत ऐसे ही है, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट में ज़्यादातर हम वाटर का जिक्र करते हैं क्योंकि लिविंग सिस्टम में वाटर ही मूव करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, its high concentration to its lower concentration, lower concentration। इट्स मीन्स सोलवेंट की बात कर रहे हैं, वाटर की। एक डेफिनेशन क्या रहती है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए रीजन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हाई टू लो, यहाँ पे लो टू, यहाँ पे हाई टू लो बात की है और यहाँ पे लो टू हाई है, तो इसको समझ, जैसे मैंने यहाँ पे मोमेंट बोली है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो मूव करता है लो टू हाई। और जब सोलवेंट की बात करते हैं, वाटरी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसकी हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट एक ही साइड है, बस टर्म्स का फर्क आ जाता है। और एक डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में मिल जाती है, वो क्या रहेगी, सिंपली मूवमेंट ऑफ सोलवेंट अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। आप इतना भी केवल लिख सकते हो क्योंकि जो मूवमेंट है सोलवेंट की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो हमेशा ही उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही मूव करती है। सिंपली एनसीईआरटी में एक ही लाइन दी हुई है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मूवमेंट की जगह पे वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। क्योंकि वाटर उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करता है। और इसी तरीके से जो ओस्मोसिस जो हमने जिक्र किया है, जो कि एक प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस इनको, इनके अंदर जो पार्टिकल मोमेंट्स है उनको मूव करने के लिए किसी भी टाइप की जो एनर्जी है उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी। इस ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए यदि हम बात करें, जैसे हमारे घरों में एक वाटर टैंक होता है और नीचे एक मोटर लगी होती है, मोटर से हम क्या करते हैं, वाटर ऊपर चढ़ाते हैं और उसके बाद नॉर्मल टैप्स के अंदर वाटर अपने आप आता रहता है। तो जो अपने आप आता है वाटर टैप्स के अंदर,
तो वो पैसिवली आता है, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन कि वो मोटर से हम ऊपर चढ़ाते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बोल सकते हैं। जब कोई भी चीज़ अपने आप होती है वो उसके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उसकी हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है या फिर उस पर एनर्जी ज़्यादा है एक साइड में और दूसरी साइड में एनर्जी कम है। तो जब कोई भी पार्टिकल उसकी हाई से लो की तरफ मूव करता है अमाउंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसी के साथ यदि हम अपोजिट बात करें, यदि वाटर है नीचे से ऊपर हम लेके जाएंगे तो वहाँ क्या है कि लो एनर्जी है या लो अमाउंट है, और ऊपर चढ़ाएंगे तो वहाँ पे हाई है। तो जब लो टू हाई हम लेके चलते हैं किसी भी चीज़ को तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये लिविंग सिस्टम में भी उतना ही काम करती है कॉन्सेप्ट, और नॉन लिविंग के अंदर भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा ही काम करती है। और जो ये मूवमेंट है कब तक होती रहेगी, मूवमेंट इक्विलिब्रियम तक ही होती रहेगी। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है ये मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दो टैंक हैं, वाटर टैंक का एग्जांपल लेंगे हम। एक के अंदर वाटर भरा हुआ है और दोनों को हमने एक पाइप के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे वाल्व लगाया हुआ है। एक के अंदर वाटर है, दूसरे के अंदर वाटर नहीं है। तो यहाँ से जो मूवमेंट है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है वाटर की, और यहाँ पे क्या है, कम है ही नहीं है बिल्कुल, चलो हम लो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हम वाल्व ओपन करेंगे तो वाटर इसकी साइड में मूव करना शुरू करेगा, और ये कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का जो लेवल है वो इक्वल ना हो जाए। ऐसे ही हम जैसे फिजिक्स में बात करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो कब तक एनर्जी देते हैं, जो ड्राई सेल है या फिर कोई भी सेल हम यूज करते हैं बैटरी, तो वो जब तक ही देंगे, एक साइड में उनके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, मान लो इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं दूसरे साइड में कम है, और जब दोनों साइड में इक्वल हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी देना, चार्ज देना बंद कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी हर जगह काम करता है, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब तक ही बना रहेगा तब तक एक साइड में अमाउंट लो है और एक साइड में ज़्यादा है। तो यदि हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, मूवमेंट अपने आप होती रहती है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एयर कंसंट्रेशन। तो तीन टाइप के हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और उनको हम समझते हैं सिंपली एग्जांपल से। मान लो हमारे पास तीन बीकर हैं और तीनों बीकर के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लिए हुए हैं, लेवल उनका एक ही है, और इनके अंदर हमने एक सेल ली हुई है, मान लो हमने एनिमल सेल ली हुई है, और सेम अमाउंट ऑफ एनिमल सेल, फॉर एग्जांपल ये हमने आरबीसी ली है, रेड ब्लड सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्टिविटी भी होती है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल के अंदर एग भी लिया जाता है, सिंपली एग सेल, और इसकी कोई कंसंट्रेशन है, एक ही चीज़ लेनी है हमने, जैसे मान लो आरबीसी ले ली है, कोई भी एनिमल सेल, उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन है, और एक कंसंट्रेशन जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास उनकी कंसंट्रेशन है। मान लो ये बार है जो, इसकी कंसंट्रेशन भी कुछ है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की बाहर, और यहाँ पे भी तीन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन कैसे हम डिसाइड करते हैं, यदि बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, सेल के बाहर जो भी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन वो हाई है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज हाई, इससे सेल कंसंट्रेशन से, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है अबो, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। जब सेल की कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और सेल की कंसंट्रेशन को केमिस्ट्री में यदि हम मापें किसके बराबर होती है, लगभग वो 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यदि आप प्रैक्टिकल के अंदर 0 पॉइंट या फिर लैब के अंदर 0.9% सॉल्यूशन है वो तैयार कर लेते हो NaCl का, तो सेल की कंसंट्रेशन भी उतनी ही होती है। तो यदि कोई भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक इसको बोलेंगे जिसकी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है या फिर सेल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा, उसको हम बोलेंगे
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि इक्वल कंसंट्रेशन है, बाहर के जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं सेम कंसंट्रेशन इक्वल है, नहीं जी, सेम कंसंट्रेशन है बार और इक्वल दोनों साइड में, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। और यदि बाहर के सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो लो है सेल की कंसंट्रेशन से, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स बिलो सेल की कंसंट्रेशन। और सेल की कंसंट्रेशन की बात जो कर रहा हूँ मैं, वो यदि हम लैब के अंदर बात करें 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन की इक्वली होती है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं, वो होते हैं, केमिस्ट्री में भी आ जाता है ये कॉन्सेप्ट और बायोलॉजी में तो आता ही है, 9th क्लास में भी आ जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि यदि हम सेल को, एनिमल सेल को और प्लांट सेल को, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा। पहले हम एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल को यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होएगा, आइसो में क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। हाइपर मीन्स ज़्यादा कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन ही कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, वाटर कंसंट्रेशन बार, वाटर कंसंट्रेशन लो है, और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हाई है। और यदि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वहाँ पे बात यही रहती है कि वाटरी कंसंट्रेशन कम है, और सेल की कंसंट्रेशन में यदि हम बात करें सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम है, तो वाटरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस केस में क्या होएगा, जो वाटर है ऑस्मोसिस शो करेगा सेल मेम्ब्रेन के जरिए, वो क्या करेगा, बाहर आना शुरू करेगा, और लगातार वाटर बाहर आता रहेगा। इस प्रोसेस को हम एक्जो ऑस्मोसिस बोलते हैं। एक्जो मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसको एक्जोस्मोसिस बोलेंगे। इस केस में दोनों साइड सेम कंसंट्रेशन है, तो वाटर मूव तो करेगा दोनों साइड, वो बाहर भी जाएगा और अंदर भी आएगा, लेकिन नो नेट मूवमेंट होएगी, नो नेट मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट जीरो रहेगी। ना हमारा जो वाटर है वो टोटली बाहर की तरफ मूव करेगा, ना अंदर की तरफ। यदि हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, सेम कंसंट्रेशन दोनों के साइड मिलेगी। इस केस में क्या है, हाइपो, हाइपो मीन्स बाहर की कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हम बोल सकते हैं हाई है, और सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। इससे क्या होएगा, वाटर उसकी हाई कंसंट्रेशन से, ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है, वो अंदर की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। तो 2 टाइप हैं ऑस्मोसिस के, एक्जोस्मोसिस और एंडो। एक्जो मीन्स बाहर की तरफ मूवमेंट होती है। तो यदि हम एनिमल सेल है, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो एग सेल है, उसके साथ क्या होएगा, जो वाटर है यदि इसमें से बार बार बाहर निकलता रहेगा, तो ये हमारी जो सेल वो क्या हो जाए, बोल सकते हैं कि सेल श्रिंक होती चली जाएगी, का जो शेप है वो स्मॉल होता चला जाएगा। इस केस में जो सेल है, नो चेंज इन शेप, कोई शेप के अंदर चेंज शो नहीं करेगी, लेकिन इसके अंदर क्या होएगा, सेल के अंदर लगातार वाटर एंटर करता जा रहा है, तो सेल स्वेलअप्स हो जाए, फूल जाती है। और एनिमल सेल के केस में सेल फूलती रहेगी और वो क्या कर जाएगी, रस्ट कर जाती है। लेकिन प्लांट सेल के केस में यदि हम बात करें, यदि इसी को यदि हम प्लांट सेल के साथ में देखें कि क्या होगा, प्लांट सेल के ऊपर होती है सेल वॉल, जो कि वो शेप है उसको चेंज करने ही नहीं देती है। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं है कि अंदर का कंटेंट इंटैक्ट रहेगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके बाहर पड़ा हुआ है मान सकते हैं, और अंदर इसके क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, आराम आराम से इसमें से वाटर है एक्जोस्मोसिस शो करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो कोई भी सेल है, और जिसकी वजह से जो अंदर का कंटेंट है उसमें से वाटर है बाहर निकलता रहेगा, और हमारी जो सेल का अंदर का कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा। इसकी हम बोल सकते हैं कि जो शेप है वो क्या आ जाएगी, नॉर्मली बाहर से सेल वॉल ऐसे ही है,
लेकिन अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाएगी, वो कुछ कुछ जगह पे ऐसे बीच बीच सी में इकट्ठी होती रहेगी। चलो सेल वाल से वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, कुछ कुछ जगह पे चिपकी रह जाती है, और ज़्यादातर केस में वो अंदर की तरफ श्रिंक कर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्लांट के केस में, प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस मीन्स वैसे तो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है उससे जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है कुछ कुछ जगह से, और जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और जब हम सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सेल को थोड़ी देर बाद जब नाम देंगे उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सेल है हमारी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। अब इसी सेल को यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, हाइपोटोनिक के अंदर यदि एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को रखा जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यदि हमने किसके अंदर रख दिया, एक हाइपोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो क्या होएगा, जो वाटर है वो प्लाज्मोलाइज्ड की बात कर रहा हूँ मैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर एंटर करना शुरू करेगा। कि आइसोटोनिक के अंदर ही रखी है तो वो सेल है हमारी नॉर्मल शेप में आ जाएगी, जो शेप उसकी थी, और एक टाइम के बाद जो ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। तो उस सेल को जब वो नॉर्मल शेप में आ जाती है उसको बोलते हैं फ्लैकिड सेल। हाइपोटोनिक की बात अभी नहीं की हमने, केवल आइसोटोनिक की बात हम कर रहे हैं। और किसकी कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, प्लांट सेल की। एनिमल सेल में तो हमने देख लिया सिंपली वो श्रिंक कब होएगी, स्वेलअप्स कब करेगी। अब इसी सेल को यदि हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर क्या होएगा, वाटर है प्लांट सेल के अंदर, वो लगातार एंटर करता जाएगा, इसकी वजह से वो सेल है के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ेगा, और वो वाटर है जो वो प्रेशर लगाना शुरू करेगा सेल वॉल के ऊपर। लेकिन सेल वॉल मजबूत होती है, वो उसको ब्रस्ट तो नहीं करने देगी, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट करेगा वाटर अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर। और ये ट्रिगर प्रेशर बढ़ता रहेगा, इसके अगेंस्ट में जो वाल है वो प्रेशर लगाएगी, उसको हम वाल प्रेशर बोलते हैं। दोनों प्रेशर में यदि हम कंपैरिजन करें, वाल प्रेशर जब तक ज़्यादा है तब तक हमारी सेल ब्रस्ट नहीं करेगी, और यदि वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा, वैसे प्लांट सेल के केस में ब्रस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम रेजिन को डालते हैं जैसे वाटर के अंदर, तो वो कुछ कुछ जगह पे ब्रस्ट हो जाती है, क्योंकि जब तक वाटर उसके अंदर एंटर करता जाएगा उसके एक ट्रिगर प्रेशर क्रिएट करेगा, और उसकी वजह से जो सेल है हमारी वो ब्रस्ट भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेज में ब्रस्ट नहीं होती है, प्लांट सेल में यही पढ़ने को मिलता है। और इस कंडीशन में जो सेल है हमारे उसको हम क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल, जो प्रेशर कंटेन किए हुए हैं, टर्जिड सेल। तो प्लांट के केस में हमने 3 सेल के नाम डिस्कस किए, एक होता है प्लाज्मोलाइज, इस स्लाइड में हम बात करेंगे। एक है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एक है फ्लैकिड सेल, फ्लैकिड सेल, और एक है टर्जिड सेल। ये कहाँ कहाँ मिलती हैं तीनों, इनके सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ नीचे। ये कहाँ मिलेगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कहाँ है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ये कहाँ है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि एनिमल सेल की बात करें, ये तो प्लांट सेल का जिक्र किया है, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे जो सेल है हमारी वो श्रिंक की है, यहाँ पे क्या किया है, नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन शेप, और यहाँ पे वो स्वेलअप्स किया है उसने, स्वेल्स अप एंड फाइनली रस्ट। और इसका हम सिंपल एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। जैसे रेजिन है, किशमिश आती हैं, उनको यदि हम नॉर्मली वाटर में डालेंगे तो वो क्या कर जाती हैं, स्वेलअप्स करेंगी। और यदि वो स्वेलअप्स हुई रेजिन्स को हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो
क्या कर जाती है यहाँ पे स्वेल। और यदि उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहाँ से बनाएंगे हम, शुगर सॉल्यूशन को भी बना सकते हैं, वाटर साल्ट सॉल्यूशन में बना सकते हैं। और जैसे चाशनी आती है, चाशनी के अंदर ये ऐसी फुली हुई किशमिश को डालेंगे तो वो वापस श्रिंक कर जाती है। तो श्रिंक और जो स्वेलअप्स का जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादातर देखा जाता है एग के साथ भी किया जाता है लैब के अंदर ये, और किशमिश के साथ भी हम ये घर पे ट्राई करके देख सकते हैं कि कब सेल अपना शेप चेंज करेगी। एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, ऑस्मोसिस जब भी होती है उस केस में हम बात करें एक साइड में हमारा जो कंसंट्रेशन है, लास्ट रहेगा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक साइड में जो सोल्यूशनी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे मैं ज़्यादा लेता हूँ और यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात की है मैंने, सोल्यूशन कंसंट्रेशन हाई, तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो वाटर हमने सिंपली पढ़ा है इसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जिस भी प्रेशर से ये मूव करता है उसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक पोटेंशियल, ताकि केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है ओस्मेटिक पोटेंशियल। और यदि हम बाहर से इस साइड में एक ऐसा प्रेशर लगाएं जिससे कि ऑस्मोसिस रुक सके, उसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, बाहर से जो हमने प्रेशर लगाया है। तो ये दोनों जो प्रेशर हैं वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, एक को पॉजिटिव लेते हैं तो एक को नेगेटिव लेना पड़ता है। और यदि हमने बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगा दिया ऑस्मोटिक पोटेंशियल से, तो उसके केस में क्या होएगा, ये जो वाटर है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस को यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो उससे आप आइडिया भी ले जाओगे, RO, शुगर में हम RO यूज करते हैं, सैलाइन वाटर या फिर जो नॉर्मल टैप वाटर को प्योर वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है, प्योर वाटर के अंदर जो कन्वर्ट करेगा वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को हाई कर दिया जाता है, जिससे क्या होएगा, हमारा जो टैप वाटर है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर काफ़ी सारे साल्ट हैं, उसमें से हमारा जो प्योर वाटर है, क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर खास बात क्या है कि उसके अंदर सोलवेंट ही मूव करता है, केवल साल्ट वगैरह वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो केवल वाटर है वो लगातार मूव करता रहेगा इसके अंदर, और हमारा जो प्योर वाटर है वो हम यूज करते रहते हैं। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो भी ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहता है। यदि हम ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। यदि ऑस्मोसिस होती जा रही है अपने आप कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे हो तो वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल शो करेगा। तो यदि आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर एक साइड में लगाना शुरू कर दिया, इसी साइड की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेशर लगाना है जो आप इस साइड में लगाओगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो आप जब यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करते हो तो इसकी वजह से रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपको देखने को मिलती है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं एक बार उसकी समरी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक बात ये डिस्कस की है कि जो ऑस्मोसिस है वो एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन किसका है, वो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, और लिक्विड में किसका ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं, सोलवेंट का, और सोलवेंट में भी लिविंग सिस्टम में वाटर का ही डिफ्यूजन होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है दो टाइप के ऑस्मोसिस होती है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और जिसके अंदर हमने ये देखा कि एनिमल सेल कैसे बिहेव करती है और प्लांट सेल कैसे बिहेव करती है। 3 कंडीशन हमने देखी थी कि किस तरीके से उनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं, और लास्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। और एक जो वर्ड कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, डी प्लाज्मोलाइसिस, प्लांट सेल से रिलेटेड ही होता है। जब हम एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को इसके अंदर रखते हैं हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो जैसे उसके अंदर वाटर मूव करना शुरू करता है तो उसको हम डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, मतलब प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है तो जाहिर सी बात है उसमें प्लाज्मोलाइसिस होगी, और जैसे ही हमने उसको आइसो या फिर हाइपर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो वो डी प्लाज्मोलाइसिस शो करता है। तो आज का कॉन्सेप्ट इतना ही है।